हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं ईवीएस का चैप्टर, पाठ का नाम है जल। तो बच्चों, अगर आप कर रहे हैं सीटेट की तैयारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी वीडियोस और सभी पाठ्यक्रम आपको मिलता है बिल्कुल निःशुल्क। एक भी रुपया आपको इसमें पेड नहीं करना है। और इस समय हमारे चैनल पर सीडीपी की, ईवीएस की, हिंदी की और संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस का लाभ उठाइए। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है वाटर, यानी कि जल। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसकी मात्रा काफ़ी सीमित है। ऐसे में जल का संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। जल की उपयोगिता, जल का संरक्षण, संग्रहण तथा प्रदूषण से बचाव की जानकारी इस अध्याय में दी गई है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं और समझते हैं। जल एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। इसके अणुसूत्र से स्पष्ट है कि जल का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के संयोग से बनता है। H2 यानी कि H2 होंगे, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और O यानी ऑक्सीजन का 1 परमाणु। अतः हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जल के अवयव हैं, किंतु जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के गुण भिन्न भिन्न हैं। समान दशा में जल एक द्रव है, जबकि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसें होती हैं। ठीक है। जल एक स्थायी यौगिक है। जल को उबालने पर वह वाष्प में बदल जाता है। आपने देखा होगा जब जब पानी उबलता है तो क्या होता है, धुआं धुआं होके वह जो है अपने रूप को परिवर्तित करके वह सूख जाता है। किंतु वाष्प को ठंडा करने पर पुनः जल प्राप्त हो जाता है। वास्तव में जल अणुओं को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अणुओं में तोड़ने के लिए जल को 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हम जल में विद्युत धारा प्रभावित करके भी जल अणुओं को H2 एवं O2 अणुओं में तोड़ सकते हैं, यानी अलग अलग जल को कर सकते हैं। जल के स्रोत एवं वितरण। जल के कौन कौन से स्रोत हैं, चलिए देखते हैं। इसमें जल प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह लगभग सभी प्राकृतिक द्रव्यों जैसे हवा, मिट्टी, चट्टान, वनस्पति, प्राणी द्रव्य में विद्यमान रहता है। यह पृथ्वी पर काफ़ी मात्रा में पाया जाने वाला है द्रव की पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग, यानी कि 70% झील, नदी, समुद्र आदि के जल से ढका हुआ है। जल प्रकृति में पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव एवं गैस आदि में पाया जाता है। बर्फ के रूप में यह ऊंचे पर्वतों के शिखर पर एवं ठंडे देशों में ऊंचे स्थानों पर पाया जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों के निकट के क्षेत्र बर्फ से वर्ष भर ढके रहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पृथ्वी के ध्रुवों के निकट के क्षेत्र बर्फ से वर्ष भर ढके रहते हैं। जल के रूप में यह नदी, नाले, तालाब, झील, झरने व समुद्र में यह पाया जाता है। जीवधारियों के शरीर में भी 60% से अधिक जल रहता है। मनुष्य के शरीर में उसके भार का लगभग 70% भाग जल का रहता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। मनुष्य के शरीर में मनुष्य के भार का लगभग 70% भाग जो होता है जल का रहता है। आज वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की अत्यधिक वृद्धि के कारण वायुमंडल ताप में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के रूप में उपस्थित जल पिघलकर महासागरों में मिल रहा है। इससे इसके स्तरों में वृद्धि हो रही है। समान रूप से जल का वितरण को निम्न तालिका से हम देख सकते हैं कि कहाँ पर कितना प्रतिशत जल है। चलिए देखते हैं। देखिए, स्रोत के आधार पर जल का प्रतिशत की मात्रा। स्रोत है हमारे महासागरों में। महासागरों में 97.2% जल है। नोट डाउन कीजिएगा, याद रखिएगा, ये याद करने का है। भूमि से घिरे समुद्र व खारी झीलों में 0.008% जल है। ग्लेशियर तथा ध्रुवों पर जमी बर्फ 2.15% है। भूगर्भ में 0.625% है। नदियाँ और मीठे जलों की झीलों में 0.0091% है। वायुमंडल में जल जो है 0.001% है और अन्य भंडारण में 0.0069% है। तो इस तरीके से कुल जल का 100% जो है मात्रा यहाँ पर दी गई है। आगे देखते हैं भूमिगत जल। देखिए, भूमिगत जल किसे कहते हैं? वर्षा या पिघले हुए बर्फ से प्राप्त जल का वह भाग जो धरातल पर बहने पर या भाप बनने के स्थान पर धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसता है
तो रिसकर अंदर जाने वाले अंश को भूमिगत जल कहते हैं और अंदर रिसने की इस प्रक्रिया को अंतः स्पंदन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो है रिसकर जो जल अंदर जाता है भूमि के, उसे भूमिगत जल कहते हैं और अंदर रिसने की इस प्रक्रिया को अंतः स्पंदन क्रिया कहते हैं। धरातलीय जल का कुछ अंश चट्टानों के रंध्रों से जो खनिज कणों के मध्य होते हैं दरारों से धरातल के नीचे प्रवेश करता है। भूमिगत जल के स्तर को समान स्तर पर बनाए रखने में पाताल तोड़ कुएं का भी योगदान जो है उपयोगी रहता है। अपर्याप्त वर्षा, नलकूपों की बढ़ती संख्या, नवीनीकरण के कारण भौम जल स्तर घट रहा है। चट्टानों की जल धारण करने की क्षमता रंध्रों के आकार पर निर्भर करती है। चिकनी मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। चिकनी मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, नोट डाउन कीजिएगा। पारगम्यता चट्टानी पदार्थों के दो अलग अलग गुण होते हैं, जिनमें पहले गुण के कारण जल रिसता है और दूसरे के कारण अंदर ही अंदर बहता है। ठीक है, पारगम्यता चट्टानी पदार्थों के दो गुण होते हैं अलग अलग, जिसमें क्या होता है पहला गुण के कारण जल रिसता है और दूसरे के कारण अंदर अंदर बहता है। तप्त भौम जल से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखते हैं आगे जल चक्र को। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। इनमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, वरन रूप व स्थान परिवर्तित होते रहते हैं। जल चक्र को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि सूर्य की गर्मी से समुद्र, नदियों, तालाबों, वनों एवं झरनों का जल बाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है, जिससे बादल का निर्माण होता है और बादल से वर्षा होती है। इसी क्रम में जल का कुछ भाग नदियों में मिल जाता है, जो अंततः समुद्र में मिल जाता है, जबकि कुछ भाग जो होता है बर्फ़ के रूप में जम जाता है और कुछ जल धरती के द्वारा अवशोषित हो जाता है। इसी प्रकार से जल नियमित रूप से अपना रूप बदलता रहता है। इस प्रकार की प्रक्रिया, इसमें जल जलमंडल से वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से जलमंडल में आता है। ये प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। ठीक है, आपने चित्र भी देखा होगा कि जल चक्र का चित्र होता है, जो ऊपर बादल होते हैं, ठीक है, कुछ पेड़ बने होते हैं इस तरीके से, सूर्य बना होता है ना, और फिर नदियाँ बनी होती हैं, पर्वत बने होते हैं इस तरीके से, और फिर बारिश हो रही होती है। बारिश का थोड़ा सा होता है, सूर्य से जो क्या होता है जल ऊपर की ओर जाता है, सूखता है, और बारिश से जल नीचे की ओर आता है। ठीक है, और पेड़ पौधों से अवशोषित करते हैं, तो पेड़ों से भी जल जो है सूर्य सोखता है इधर, है ना। तो ये नदियों में आकर वर्षा होती है तो नदियों में मिल जाता है, और फिर जब धूप निकलती है तो फिर वो जो है बाष्पित होकर ऊपर चला जाता है। इस तरीके से जल चक्र जो है चलता है। आगे देखते हैं। आगे है जल के सामान्य प्रकार, कठोर जल एवं मृदु जल। पानी के साथ क्रिया के आधार पर जल को दो भागों में बांटा गया है, कठोर जल तथा मृदु जल। कठोर जल क्या होता है? ऐसा जल जो साबुन के साथ सरलता से एवं शीघ्रता से झाग उत्पन्न नहीं करता है, कठोर जल कहलाता है। इस जल के साथ बहुत अधिक साबुन खर्च करने पर भी कम झाग उत्पन्न होते हैं। मृदु जल, ऐसा जल जो साबुन के साथ सरलता से एवं शीघ्रता से अधिक मात्रा में झाग उत्पन्न करता है, वह मृदु जल कहलाता है। इस जल के साथ कम साबुन खर्च करने पर भी काफ़ी झाग उत्पन्न होते हैं। जल की कठोरता के कारण। जल की कठोरता जल में कुछ विशेष लवणों के घुले रहने के कारण होती है। जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के घुलने पर जल कठोर हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जल में कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों के घुले रहने के कारण होती है। जल में घुले हुए लवणों के अनुसार जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। जल की कठोरता दूर करने की विधियाँ। अब देखिए, जल अगर कठोर हो जाता है तो उसकी किन किन विधियों से जल को शुद्ध कर सकते हैं। कठोर जल का उपयोग कपड़े की धुलाई, उद्योग एवं प्रयोगशाला कार्यों में जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, अतः कठोर जल को मृदु बनाने की विधियों का ज्ञान आवश्यक है। जल की कठोरता दूर करने के लिए उसको उत्पन्न करने वाले लवणों को हटाकर दूर किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता निम्न उपायों द्वारा दूर की जा सकती है। नंबर 1, उबालकर। जल को उबालकर हम उसकी अस्थायी कठोरता को हटा सकते हैं। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है। जल के उबालने पर उसमें घुले हुए बाइकार्बोनेट अविलय कार्बोनेट में विघटित हो जाते हैं।
ये कार्बोनेट जल में अविलय होने के कारण अवक्षेपित होकर पात्र की पेंदी में बैठ जाते हैं। इनको निथारकर या छानकर हटा लेने पर मृदु जल प्राप्त होता है। ठीक है, जो सावन के साथ काफ़ी झाग उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं। पहला था उबालकर, दूसरा आ जाता है चूना जल मिलाकर। कठोर जल में चूना जल की उचित मात्रा मिलाने से जल में घुले हुए कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट चूना जल से प्रतिक्रिया करके क्रमशः अविलय कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में अवक्षेपित हो जाते हैं। ये जल में अविलय होने के कारण पात्र की पेंदी में बैठ जाते हैं। इनको निथारकर या छानकर हटा लेने पर मृदु जल प्राप्त हो जाता है। देखते हैं आगे पेयजल। पेयजल कैसा होता है? पीने हेतु सुरक्षित जल को पीने योग्य जल कहते हैं, यानी पेयजल कहते हैं। पेयजल जो होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वच्छ एवं पारदर्शक होता है। यह निलंबित अशुद्धियों एवं विभिन्न जीवाणुओं से मुक्त होता है, किंतु इसमें कुछ खनिज लवण घुले रहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं तथा जल को स्वादिष्ट भी बनाते हैं। सामान्यतः कुएं, नलकूप के जल पीने योग्य होते हैं, अतः इनको शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि जल में भयानक रोगों तथा जैसे टाइफाइड, कालरा, पेचिस आदि को उत्पन्न करने वाले जीवाणु मिले रहते हैं तो जल को शुद्ध करना आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि महामारी के समय और विशेषकर बाढ़ आने पर तथा उसके बाद कुछ दिनों तक जल को आधे घंटे तक उबालकर तथा पुनः ठंडा करके पिया जाता है। कुओं में या नलकूप के जल में पोटेशियम परमैंगनेट अथवा विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। घर में भी जल में पोटेशियम परमैंगनेट अथवा ब्लीचिंग पाउडर मिला सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर मिलाने के बाद जल को छानकर पीना चाहिए। जल को उबालने से अथवा उसमें पोटेशियम परमैंगनेट अथवा ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से जल में उपस्थित रोगों वाले जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जल पीने योग्य हो जाता है। पीने के योग्य जल को पेयजल कहते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विधियों द्वारा छोटे पैमाने पर पेयजल बनाया जा सकता है। अगला आता है खारा जल। पेयजल देखिए आगे खारा जल। जल एक अच्छा विलायक है। वर्षा का पानी शुद्ध होता है, किंतु जमीन पर गिरने के बाद वर्षा का पानी विभिन्न क्षेत्रों की भूमिगत एवं चट्टानों की परतों से होकर गुजरता है। इस क्रम में यह अनेक खनिज पदार्थों और लवणों के संपर्क में आता है तथा उनकी पर्याप्त मात्रा अपने में घोल लेता है। नदी के मुहानों के समीप के क्षेत्र को ताज़ा एवं खारे जल के साथ साथ अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। मैंग्रोव के वन यहाँ बहुतायत संख्या में मिलते हैं। जल की बड़ी मात्रा में लवणों के घुल जाने के कारण उसका स्वाद लवणीय हो जाता है। ऐसे जल को खारा जल कहा जाता है। खारा का अर्थ लवणीय होता है। गुजरात तथा राजस्थान में जल का खारापन ही गंभीर समस्या है, यानी कि गुजरात और राजस्थान में क्या है, जल जो है खारा होता है, वहाँ पर खारा पानी पाया जाता है। आगे देखिए मृत सागर। मृत सागर क्या है? जार्डन भ्रंश घाटी में स्थित अत्यधिक लवणता युक्त सागर है। इसमें मुख्यतः जार्डन नदी और अन्य नदियाँ आकर गिरती हैं। इसमें साधारण जल की तुलना में 20 गुना अधिक ब्रोमीन, 50 गुना मैग्नीशियम और 10 गुना अधिक आयोडीन लवण पाए जाते हैं। इसकी लवणता 238 प्रति 1000 ग्राम है। आगे देखिए भारी जल। भारी जल के निम्नलिखित उपयोग हैं। भारी जल की खोज यूरे तथा वार्षवन ने वर्ष 1932 में की थी। ध्यान रखिएगा, भारी जल की खोज जो है यूरे तथा वार्षवन ने वर्ष 1932 में की थी। इनके अनुसार साधारण जल के 6000 भाग में केवल एक भारी भाग जल होता है। इसे साधारण जल का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। भारी जल का अणुभार 20 ग्राम मोल है। यह रेडियो एक्टिव नहीं होता है। भारी जल के एक अणु में 2 परमाणु भारी हाइड्रोजन के तथा 1 परमाणु ऑक्सीजन का होता है। इसी के रूप को निरूपित किया जाता है। इसका अणुभार 20 होता है। भारी जल जीवों के लिए हानिकारक होता है। भारी जल के उपयोग। भारी जल का उपयोग निम्नलिखित है। भारी जल हाइड्रोजन तथा ट्यूडीरियम के निर्माण में काम आता है। तत्वों के कृत्रिम तत्वों के रूपांतरण में काम आता है। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अध्ययन के रूप में काम आता है और नाभिकीय संयंत्रों के मंदक के रूप में काम आता है। आगे देखें जल के गुण। जल के कुछ प्रमुख गुणों को संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। जल का हिमांक एवं क्वथनांक।
शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक द्रव्य पदार्थ है। विभिन्न शर्तों के अंतर्गत यह ठोस, द्रव अथवा गैस रूप में रह सकता है। समान तापमान पर यह द्रव है। ठंडा करने पर यह 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस बर्फ में बदल जाता है। 0 डिग्री सी तापमान जल का हिमांक बिंदु कहलाता है। 0 डिग्री सी तापमान जल का हिमांक बिंदु कहलाता है और 0 डिग्री सी सेल्सियस तापमान पर ये बर्फ जो है आपका ठोस में बदल जाता है। द्रव जल को गर्म करने पर यह जल वाष्प में बदल जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल उबलने लगता है और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का क्वथनांक बिंदु जो होता है बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, यानी कि आपका जीरो से ऊपर होता है तो 0 तापमान पर होता है तो बर्फ़ में बदल जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है तो जो है वह वाष्प में बदल जाता है। आगे देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमानों पर जल द्रव के रूप में रहता है। अतः द्रव जल का ठोस बर्फ में जमना और द्रव जल का जल वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन होता है, कहलाता है। इन परिवर्तनों को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाते हैं। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म होगा तो ठोस जो है 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडा होगा तो बर्फ़, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म होगा अगर जल तो जो है जल रहेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडा रहेगा तो गर्म होगा तो जल वाष्प के रूप में बदल जाएगा। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा। आगे देखिए, तापमान को 0 डिग्री सी से 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर बर्फ़ पिघलने लगता है। इससे स्पष्ट होता है कि बर्फ़ को पिघलाने के लिए ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम बर्फ़ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी या 336 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा की इस मात्रा को बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? 136 जूल ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसे। जल का घनत्व। जल का एक भौतिक गुण है इसका घनत्व। प्रायः किसी पदार्थ का घनत्व उसकी द्रव की अवस्था की अपेक्षा ठोस में अधिक होता है, अर्थात पदार्थ का ठोस रूप द्रव से भारी होता है, किंतु जल में इसका ठीक विपरीत गुण पाया जाता है। जल जैसे ही अपने ठोस रूप में बदलता है वह फैल जाता है। जल जैसे ही अपने ठोस रूप बर्फ़ में बदलता है यह फैल जाता है। इसके कारण ठोस जो है बर्फ़ द्रव जल से हल्की होती है, ठीक है। बर्फ़ जल का ऊपरी सतह पर तैरती है, जबकि प्रायः सभी दूसरे पदार्थों को ठोस अपने द्रव की तली में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब कि जो है बर्फ़ बनने के बाद वह क्या होता है, विपरीत गुण में हो जाता है, वह हल्का हो जाता है, ठीक है। इस कारण सर्दी के मौसम में जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचता है तब झील, नदी, तालाब तथा समुद्र की ऊपरी सतह का जल जमकर बर्फ़ में बदल जाता है और नीचे का जल जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल रहता है। अतः झील, नदी, तालाब तथा समुद्र के बर्फ़ से ढका होने पर भी उसके अंदर के जल में जलचर, मछलियाँ आदि सुरक्षित रहते हैं, वह जमकर मरते नहीं हैं। साधारण जल का लवणीय जल का घनत्व भिन्न होता है। इसी कारण कुछ वस्तुएं साधारण जल में डूब जाती हैं, लेकिन इसके विपरीत खारे जल में तैरती रहती हैं। ये लवणीय जल का घनत्व अधिक होने के कारण होता है। जल विलायक के रूप में। जल एक अच्छा विलायक है। इसमें अनेक यौगिकों को घोलने की क्षमता है। वर्षा का जल शुद्ध जल होता है, किंतु जमीन पर गिरने के बाद यह विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस क्रम में यह अनेक खनिज पदार्थों के संपर्क में आकर उन्हें अपने में घोल लेता है। जल बहुत से पदार्थों को अपने में घोल लेता है। ये ठोस पदार्थ, द्रव, गैस कोई भी हो सकते हैं। कुछ पदार्थ जल में कम मात्रा में घुलते हैं तो अन्य कुछ पदार्थ अधिक मात्रा में घुल जाते हैं। प्राकृतिक जल में कुछ गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि घुली रहती हैं। जल में घुली ऑक्सीजन जो होती है वही जल में जीवों की श्वसन की क्रिया में खर्च होती है। जल में घुली ऑक्सीजन के कारण ही जल में मछलियाँ जीवित रहती हैं। मछलियों में कुछ विशेष अंग जैसे गलफड़े होते हैं। मछलियों के गलफड़े पानी में घुली ऑक्सीजन को लेने में मछलियों की सहायता करते हैं। प्राचीन समय में जल आपूर्ति। प्राचीन काल में जल की आपूर्ति नदियाँ, झरने, तालाबों आदि से होती थी। हड़प्पा आदि सभ्यता में जल के लिए बड़े बड़े तालाब तथा स्नानगारों का निर्माण किया गया था। नालियों द्वारा जल को दूर तक ले जाने का प्रयास किया गया। बाद में के समय बावड़ी, कुएं आदि के इसके साधन बने। जल के कारण नदियों के किनारे नगर बसाए गए। जल का महत्व एवं उपयोग।
आगे देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका जल, तो बिना स्किप करे इसको सुनिए, देखिए, पढ़िए और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सारा ही सारा इसमें जल का निचोड़ दिया हुआ है एक ही वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आपसे विशेष अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट्स भी कीजिए। चलिए देखते हैं जल का महत्व एवं उपयोग। जल सभी जीव जंतुओं की आधारभूत आवश्यकता है। जल के महत्व को निम्न रूपों में देख सकते हैं। मनुष्य के शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना होता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित बनाए रखने में सहायक होता है। मनुष्य के रक्त में 79% भाग जल का होता है। मनुष्य अपने विभिन्न कार्यों जैसे खाना बनाना, साफ सफाई करना तथा कपड़े धोना आदि कार्य जल के द्वारा ही करते हैं। पौधे व जीव जंतु को भी जल की आवश्यकता होती है। संवहन तथा बीजों के अंकुरण आदि में भी जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जानवरों को भी अपनी विभिन्न क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। घरेलू कार्यों के अलावा जल कृषि कार्यों व औद्योगिक इकाइयों के लिए भी अधिक उपयोगी माना जाता है। विद्युत उत्पादन एवं विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह अत्यधिक प्रासंगिक संसाधन माना जाता है। शरीर में जल का कार्य, आगे देखिए, शरीर में जल का कार्य। शरीर के लिए जल महत्वपूर्ण यौगिक है। शरीर में इसके कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कार्य, शरीर निर्माणक कार्य। जल शरीर में विभिन्न अंगों एवं द्रव्यों की रचना में भाग लेता है। जल शरीर की प्रत्येक कोशिका में निर्माण में सहायता करता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका और ऊतकों में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। जो अंग अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं उनमें यह उपापचय की क्रियाएं अधिक तेजी से होती है और उनमें जल की मात्रा अधिक होती है, जैसे यकृत, मस्तिष्क आदि। दांत बसायुक्त ऊतकों तथा अस्थायी अस्थियों जैसे अपेक्षाकृत निष्क्रिय अंगों में जल की मात्रा क्रमशः 10% होती है। मांसपेशियों में जल की मात्रा 79% होती है, यानी कि 89% होती है। आगे देखिए, नंबर 2, वस्तुओं को घुलनशील बनाने में। वस्तुओं को घुलनशील बनाने में जल एक अच्छा घोलक है, जिसमें प्राय सही वस्तुएं घुलनशील जो होती हैं वह घुल जाती हैं। पोषक तत्वों को कोशिकाओं में पहुंचाने के योग्य बनाने के लिए पाचन क्रिया की आवश्यकता होती है। पाचन क्रिया में भी जल सहायक होता है। जल पाचक रसों को तरल रूप देता है तथा पाचक अंगों में भोजन को गतिशीलता प्रदान करता है। पाचन के बाद भोज्य तत्व द्रव के रूप में ही आंतों से अवशोषित होते हैं। वहां से ये रुधिर तथा लसिका के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, ठीक है। रुधिर या लसिका इन पोषक तत्वों को कोशिकाओं में पहुंचाता है। कोशिकाओं में जल के माध्यम से अनेक रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। कोशिकाओं में बने वर्ज्य पदार्थ रक्त के द्रव में अवशोषित होकर फेफड़े तथा वृक्क में पहुंचते हैं, जहां से वह निष्कासित हो जाते हैं। इस प्रकार जल घोल के रूप में जैविकी क्रियाओं में सहायक होता है। अगला है ताप नियंत्रक के रूप में। जल शरीर में ताप नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है। जल द्वारा ही शरीर के विभिन्न भागों में संबंध रहता है। जल का संवहन एक अंग से दूसरे अंग में होता रहता है। इस तरह पूरे शरीर की त्वचा का तापक्रम नियामक रहता है, यानी कि नियंत्रित रहता है। जब भी शरीर का तापक्रम बढ़ता है तो हमारी त्वचा का श्वास संस्थान से जल बाष्प या पसीने के रूप में उत्सर्जित होने लगता है। जब यह जल बाष्प या पसीना बनकर उड़ता है तो बाष्प बनने के लिए जल शरीर से अतिरिक्त गर्मी अवशोषित कर लेता है। इस तरह शरीर ठंडा बना रहता है और तापक्रम बढ़ने नहीं पाता। यही कारण है कि अत्यधिक क्रियाशील होने पर भी या गर्मी के मौसम में ज़्यादा पसीना आता है, जिससे शरीर से जल की अधिकता जो होती है अधिक हानि हो जाती है। आगे देखिए, पोषक तत्वों के हस्तांतरण करने में। जल शरीर के पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य भी करता है। उदाहरण, अवशोषण किए हुए ग्लूकोज को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना। आगे, शरीर के वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने में, यानी कि जो शरीर में अनावश्यक पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकालने में भी जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल शरीर में उत्पन्न हुए बेकार पदार्थों को अधिकांश मात्रा में अपने में घोल लेता है और उन्हें उत्सर्जन अंगों तक पहुंचा देता है, जहां से ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। कुछ वर्ज्य पदार्थ पसीने के रूप में त्वचा से बाहर भी निकाले जाते हैं। आगे, शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा करने में। विभिन्न नाजुक शरीर में जो होते हैं विभिन्न नाजुक अंग होते हैं। जो नाजुक अंग एक थैली में बंद रहते हैं। इस थैली में द्रव भरा रहता है। यह द्रव भारी झटकों और आघातों से अंगों को सुरक्षित करता है, जैसे हृदय, मस्तिष्क के चारों तरफ उपस्थित द्रव। हृदय और मस्तिष्क के चारों तरफ उपस्थित द्रव जो है शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है। आगे देखिए, स्नेहक के रूप में कार्य करने में।
जल संधियों और आंतरिक अंगों के लिए स्नेहक का कार्य भी करता है। शरीर के आंतरिक अंग जल से घिरे रहते हैं। जल इनको नम्र बनाए रखता है और इस कार्य के कारण रुधिर बहनियों तथा कोशिकाओं के बीच के आवागमन में सुगमता रहती है। यह अंगों में क्रियाशीलता के समय घर्षण होने को से भी रोकता है। आगे देखिए, जल के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना, जल की उपयोगिता के बारे में जाना। अब देखते हैं जल प्रदूषण के बारे में। जल में अवांछित व हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। इससे जल की गुणात्मकता घट जाती है। इस प्रकार प्रदूषित जल हमारे लिए उपयोगी नहीं होता। प्रदूषण के कारण जैव प्रणाली का संतुलन बिगड़ जाता है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के सांद्रण के कारण अम्लीय वर्षा होती है, जो विशेष जल स्रोतों में समाहित होकर उसे भी प्रदूषित कर देती है। जल प्रदूषण के कारक। जल प्रदूषण के बहुत से कारक उत्तरदायी हैं, जो निम्नलिखित हैं, जैसे घरेलू अपशिष्ट व मलमूत्र आदि को जल स्रोतों में मिलाने के कारण, कपड़े धोने के बाद झाग पानी आदि शुद्ध जल में मिलने से भी जल गंदा होता है। खेतों में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से नदियों का जल प्रदूषित होता है। खरपतवार नाशी व कीटनाशक पदार्थ आदि इस्तेमाल भी जल प्रदूषण में सहायक होते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कारखानों से निकलने वाला कचरा, रसायन व गर्म जल आदि का कारण भी जल स्रोतों में मृत जीव जंतुओं के अवशेषों में मिलने से भी जल प्रदूषित होता है। कभी कभी अमोनिया की मात्रा बढ़ने से भी जल प्रदूषित हो जाता है। पश्चिम बंगाल और बिहार का भूमिगत जल में आर्सेनिक मात्रा अधिक पाई जाती है, जो जल को प्रदूषित करती है। नदियां एवं तालाबों आदि के प्रदूषक को स्तर को BDO यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में मापा जाता है, क्योंकि प्रदूषणकारी तत्वों के कारण जल की मात्रा घट जाती है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, नदियों एवं तालाबों आदि के प्रदूषक स्तर को BDO में मापा जाता है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में मापा जाता है। देखिए जल का जो है प्रदूषण होना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। आज के समय में आपने देखा है कि जल जो है बोतलों में मिल रहा है, पीने योग्य जल आप देखते हैं कि जो है मिनरल वाटर बोतलों में मिल रहा है। किसी समय में जल फ्री मिलता था, अब जल मोल मिल रहा है। आने वाले समय में हमारे बच्चे जो है जल से जो है बहुत ज़्यादा शुद्ध जल के लिए जो है ललायत रहेंगे और उन्हें शुद्ध जल मुश्किल से प्राप्त होगा। इसके लिए अभी से हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए कि हम जल की सुरक्षा करें। तो चलिए आगे देखते हैं जल से कैसे कैसे रोग हो जाते हैं। देखिए, प्रदूषित जल से होने वाले रोग, जल के प्रदूषण से संबंधित रोग। दूषित जल पीने से पेचिश, डायरिया, अतिसार, टाइफाइड यानी मायदी बुखार, पीलिया और हैजा जैसे रोग हो जाते हैं। जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने पर नील शिशु संलक्षण नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसे मीथेम ग्लोबिनेमिया भी कहते हैं। जल में विशेष धातुओं के मिल जाने से भी कई बीमारियां होती हैं, जैसे जल में पारे के घुलने से मिनीमाता रोग तथा कैडमियम के घुलने से इटाई रोग होता है। ध्यान रखिएगा, इटाई रोग जो होता है कैडमियम के घुलने से होता है जल में, और पारा घुलने से मिनीमाता रोग होता है। पीने के पानी में 1.50 मिलीग्राम प्रति फ्लूओराइड्स की अधिकतम संख्या स्वीकार्य है। दूषित जल पीने से मनुष्य शारीरिक रूप से विकलांग भी हो जाता है, साथ ही त्वचा से संबंधित बीमारियों की चपेट में भी आ जाता है। जल से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए पानी को उबालकर पीना लाभकारी होता है। पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें फिटकरी भी डाली जाती है। इससे जल में उपस्थित गंदगी नीचे बैठ जाती है। घरों में विभिन्न जल बोर्डों से आने वाले जल में क्लोरीन की मात्रा मिली होती है। इसकी मात्रा बढ़ने पर जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। अब देखिए जलजनित रोग। मलेरिया का प्रकोप उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, जहां की जलवायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस ने यह खोज की कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है और इसके लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया कि मलेरिया मादा एनाफ्लिज नामक मच्छर के काटने से होती है। मलेरिया में कंपकपी के साथ तेज बुखार एवं पसीना आता है। किसी व्यक्ति को मलेरिया है या नहीं इसका पता खून जांच से लगाया जाता है। इसके इलाज के लिए सिनकोना की छाल से दवा बनाई जाती है। मच्छरों से होने वाले रोग जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि की रोकथाम के लिए एकत्र रुके हुए जल में मिट्टी के तेल का छिड़काव किया जाता है। इससे ऑक्सीजन के अभाव में मच्छरों की प्रजनन नहीं हो पाती है। अगला देखिए, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। प्रदूषित जल के माध्यम से अनेक रोगाणु शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियों को जन्म देते हैं।
अतः जल प्रदूषण को रोकने के उपाय किए जाने आवश्यक हैं। भारत सरकार एवं अनेक समाजसेवी संस्थाएं इस मानवीय कार्य में संलग्न हैं, किंतु यह एक सामूहिक दायित्व है जिसका निर्वाह प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्नलिखित उपाय हैं। चलिए जल प्रदूषण की रोकथाम के उपाय देखते हैं। जैसे पहला, नदियों व तालाबों का में जल को शुद्धिकरण करना। ठीक है, अभियान नदियों व तालाबों में जल शुद्धिकरण अभियान द्वारा गंगा शुद्धिकरण की योजना संचालित की जा रही है। घनी आबादी के संश्लेषित मलमूत्र आदि की निकासियों की उपयुक्त व्यवस्था एवं तालाबों में ना मिलने देना। नदियों में शव प्रवाह व अस्थि विसर्जन जैसी परंपराओं पर वैधानिक तरीके से रोक लगाई जाए। व्यर्थ पदार्थों जैसे मल, गोबर, बायोगैस व कृषि उपयोगी खाद को बनाया जाए व्यर्थ पदार्थों से। नदियों व तालाबों, जल स्रोतों के परिवेश में स्वच्छता रखना एवं इस दशा में स्नान व मल विसर्जन पर रोक लगाना। गंदे नालों का जल नदी तालाबों में मिलने से पूर्व रासायनिक विधियों से साफ करना। जैसे फैक्ट्रियों आदि का जल जो होता है, लोग उसमें खेतों की तरफ या नदियों की तरफ उसको जो है जोड़ देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। जल मानस में जल प्रदूषण रोकने हेतु जागरूकता पैदा करना, प्रदूषित जल का शुद्धिकरण करना। जल संकट, विश्व में जल संकट एक गंभीर समस्या बनकर उभरा हुआ है। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण बढ़ता हुआ नगरीकरण है और जल के प्रति अज्ञानता है। मानव का अपने दैनिक जीवन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इससे जल प्रदूषण फैलता है। आगे देखते हैं जल संरक्षण। जल अमूल्य है, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है, अर्थात जल ही जीवन है। जल का वितरण असमान है तथा उसका केवल 1% भाग ही मानव के लिए उपयोगी होता है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसकी मात्रा काफ़ी सीमित है। ऐसे में जल का संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। जैसा कि जल चक्र में हमने पढ़ा कि जल का एक ही मुख्य स्रोत है, यानी कि वर्षण। इसलिए विभिन्न जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए एवं विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा जल का संग्रहण भी करें, ताकि भविष्य में उसका आवश्यकता अनुसार उपयोग संभव हो सके। ऐसे में वर्षा जल का संग्रहण एक प्रमुख उपाय है। जल संरक्षण के दृष्टिकोण से यह सरल हो सकता है। आगे देखिए वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ। प्राचीन समय से ही वर्षा जल को संरक्षित करने की अनेक विधियाँ प्रचलित हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में लोग कुआं, सीढ़ीदार कुआं यानी कि बावली, झीलों आदि में जल को संरक्षित करके रखते थे, जिनका उपयोग सामूहिक रूप से किया जाता था। वर्तमान समय में वर्षा जल संग्रहण की कई विधियां हैं जो निम्नलिखित हैं। छत के ऊपर एकत्र किए हुए जल को विभिन्न पाइपों द्वारा जमीन के अंदर बने गड्ढों में जमा करना तथा भविष्य में इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार करना। आगे देखिए, सड़कों पर वर्षा के पानी को उसके किनारे बने नालों एवं गड्ढों द्वारा जमीन के अंदर जाने देना चाहिए। इससे भूमिगत या भौम जल के स्तर में काफ़ी सुधार आता है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण विधि को अपनाना चाहिए। यानी कि जल संरक्षण बढ़ावा देने के लिए जल का कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण विधि, 3 चक्र। ठीक है। जल संरक्षण से संबंधित संस्थाएं। वैश्विक स्तर पर जल संरक्षण की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस विषय को जो है काफ़ी बार उठाया भी गया है। वैश्विक स्तर पर 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 22 मार्च को प्रतिवर्ष जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल संरक्षण के लिए भारत में 24 से 28 सितंबर 2019 के मध्य भारत जल सप्ताह मनाया गया था। आगे देखिए, तरुण भारत संघ, यह संस्था राजस्थान में कार्यरत है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह इसी संस्था से संबंधित हैं। स्पर्श गंगा अभियान यानी उत्तराखंड में चलाए जा रहे स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना है। पानी पंचायत वर्ष 1972 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत, इस पंचायत की शुरुआत हुई। इसके माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब देखिए, जल की अधिकता व अभाव में उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाएं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। इसका संबंध जल वर्षा से है। यदि किसी प्रदेश में वर्षा अधिक होती है तो वहाँ नदियों में पानी की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है और बाढ़ का प्रकोप हो जाता है। यह स्थिति पर्यावरण के लिए संकट है, जिसका प्रभाव क्षेत्रीय परिस्थितिकी पर पड़ता है। बाढ़ से एक और आदिवासी सड़कों, पुलों, रेल मार्गों आदि की हानि होती है, तो दूसरी ओर वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव भी प्रभावित होते हैं या मर जाते हैं।
बाढ़ आने के कई कारण होते हैं। सामान्यतः बाढ़ के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। मौसम की विशेष दशाओं के कारण जब अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो ये चक्रवात द्वारा, मौसमी तूफान या बादल फटने के द्वारा हो सकती है। ठीक है। जोरदार भूकंप द्वारा नदी का जल प्रवाह अनियंत्रित हो जाता है, जिस कारण बाढ़ आ जाती है। नदियों के उद्भव क्षेत्र में वनों का विनाश हो जाना, बांधों का टूट जाना या एकाएक अतिरिक्त पानी की निकासी, इस कारण भी बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के प्रकोप को रोकने तथा उस पर नियंत्रण करने हेतु विविध उपाय किए जाते हैं। सामान्यतः बाढ़ आने पर करोड़ों की धनराशि व्यय की जाती है, किंतु इसके लिए उचित प्रबंध व योजना की आवश्यकता होती है, जिससे हानि भी न हो सके तथा जल का उपयोग भी हो सके। इसके लिए कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में उच्च धरातल पर आदिवासी अधिवास स्थापित किए जाएं। जल ग्रहण क्षेत्र में अपरदन रोका जाए। नदियों के अतिरिक्त जल की निकासी के लिए नालियों की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। बाढ़ नियंत्रण के लिए बाढ़ आने के पूर्व की सूचना देने हेतु उचित प्रबंधन आवश्यक है। उपयुक्त स्थानों पर बांधों का निर्माण किया जाए। जल ग्रहण क्षेत्र में वनों की कटाई पर रोक लगाई जाए तथा खाद्यान्न वृक्षारोपण पर प्रारंभ किया जाए। छोटी नदियों व नालों पर बांध व अवरोधक बनाकर उनका जल उपयोग में लिया जाए। अब देखिए, ये तो था जल की अधिकता से बाढ़ का आना, और फिर होता है जल की कमी से सूखा हो जाना। सूखा भी एक प्राकृतिक विपदा है जो जल वर्षा से संबंधित है। अत्यधिक कम वर्षा के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सूखे को विविध दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। मौसम वेत्ताओं के अनुसार यह वर्षा रहित काल है, जबकि जल विशेषज्ञों के अनुसार भूमिगत स्तर का अत्यधिक नीचे पहुंच जाना कृषि वेत्ता जो है सूखा बताते हैं। कृषि वेत्ता इसे नमी उपलब्ध न होने के कारण कृषि विनाश का काल बोलते हैं। समान रूप से सूखे की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वर्षा सामान्य से 25% से 50% कम होती है, किंतु इस कमी की मात्रा 50% से भी अधिक होती है तो सूखा भयंकर रूप में आ जाता है। सूखा यदि सामान्य होता है तो उसका प्रभाव सीमित होता है, किंतु अधिक होने पर अकाल का रूप ले लेता है, जिससे मानव, पशु व अन्य संसाधनों की हानि होती है। सूखा या अकाल पड़ना जहाँ एक और जलवायु दशाओं के पर निर्भर करता है, वहीं मानवीय कारक भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। विशेषकर वनों की अत्यधिक कटाई इसके लिए उत्तरदायी है। यद्यपि मानसून जलवायु में मानसून का ना आना भी या पर्याप्त वर्षा का ना होना भी सूखा का कारण होता है। भारत में सूखे या अकाल की समस्या अत्यधिक है। चलिए आगे देखते हैं जल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। चलिए देखते हैं जल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला देखिए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुद्ध पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है। अगला देखिए, द्रव जल ठोस बर्फ से भारी होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व अधिकतम होता है। द्रव जल ठोस बर्फ से भारी होता है, यानी ठोस बर्फ हल्की होती है। आगे देखिए, जल एक यौगिक है जो 3 अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव, गैस तीनों के रूप में पाया जाता है। अगला देखिए, जल के एक अणु का निर्माण हाइड्रोजन के 2 परमाणु एवं ऑक्सीजन के 1 परमाणु के मिलने से होता है, यानी कि H2 और O। H मतलब हाइड्रोजन 2 भाग और ऑक्सीजन 1 भाग। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से मान लीजिए पृथ्वी है, इसके 4 हिस्से करें और इसका 3/4 भाग जो होता है इस तरीके से, ये इतना हिस्सा जो है जल से ढका हुआ है। जल के अणुओं में अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। जल धातुओं से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जल में घुली ऑक्सीजन गैस के कारण मछलियां जीवित रहती हैं। इसलिए एक्वेरियम में मोटर लगाया जाता है जिससे जल में और अधिक ऑक्सीजन को घोला जाए। ठीक है, आपने देखा होगा एक्वेरियम में मोटर लगा होता है, इसमें बुलबुले उठते हैं। ये जो है जो आपके वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन जो होती है वो जल में जो है छोड़ी जाती है, जिस कारण जल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है और मछलियाँ अच्छे से उसमें ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती हैं। आगे देखिए, बर्फ़ का कम घनत्व होना मछलियों के जीवित रहने में सहायक होता है। रुधिर का 79% भाग जल का होता है। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा के मेघ बीजन के लिए सिल्वर आयोडाइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफोबिक लवण का वह लवण होता है, हाइड्रोफोबिक लवण वह लवण होता है जो जल का अवशोषण करता है। नोट डाउन कीजिएगा, हाइड्रोफोबिक लवण वह लवण होता है जो जल का अवशोषण करता है। भारतीय उपमहाद्वीप के जलीय भागों में समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या में ऑलिव रिडले की होती है। भारतीय उपमहाद्वीप के जलीय भागों में समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या ऑलिव रिडले की होती है।
संसार में अधिकतम ट्यूबवेल से सिंचाई भारत में होती है। ध्यान रखिएगा, संसार में अधिकतम सिंचाई ट्यूबवेल से जो होती है वह भारत में होती है। तो बच्चों हमने जाना आज जल के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जल ही जीवन है। जल से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ, अशुद्ध जल, शुद्ध जल, पेयजल और कठोर जल और मृदु जल के बारे में, जल से होने वाली हानियों के बारे में, जल से होने वाली आपदाओं के बारे में, जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न संस्थाओं और जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपायों के बारे में आपको हमने आज जानकारी दी। तो यहाँ पर हमारा जल वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आपकी जो रहेगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और जो है अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका पर्यावरण का विषय या हिंदी विषय या CDP या EVS दिया हुआ है संस्कृत, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस बिना किसी पेड के, बिना एक पैसा दिए आपको सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। सिर्फ आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें सपोर्ट करिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।